नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम प्रिया है। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे अंधेरे कुएं में गिरती जा रही थी जिसका कोई किनारा नज़र नहीं आता था। मेरा पति राकेश नशे का आदी था। शुरू में वो ऐसा नहीं था, लेकिन समय के साथ उसने खुद को तबाही के हवाले कर दिया। पहले सिर्फ सिगरेट, फिर शराब, और फिर वो नशे में जो इंसान को इंसान नहीं रहने देते। उसकी आंखों में अब कोई शर्म, कोई प्यार, कोई एहसास बाकी नहीं रहा था। घर का सारा बोझ मेरे कंधों पर था। मैं सुबह सवेरे उठती, अपनी 12 साल की बेटी अनन्या को तैयार करती, उसे स्कूल भेजती और फिर खुद अलग अलग घरों में काम करने निकल जाती। कभी बर्तन धोती, कभी कपड़े धोती, कभी झाड़ू पोछा करती। हाथों की लकीरें मिट चुकी थी, उंगलियों में छाले पड़ चुके थे, लेकिन दिल में एक ही उम्मीद थी। मेरी बेटी अनन्या मेरी दुनिया थी। उसकी मुस्कान मेरे लिए जीने की वजह थी। मैं चाहती थी कि वो पढ़े, कुछ बने और इस नर्क से निकल जाए जिसमें मैं फंस चुकी थी। मैं उसे हमेशा कहती, बेटा तुम बड़े होकर मुझे इस जिंदगी से निकालना। वो मासूम आंखों से मुस्कुराकर कहती, मम्मी मैं डॉक्टर बनूंगी, आपको कभी काम नहीं करने दूंगी। ये सुनकर मेरे दिल को सुकून मिलता, जैसे जलते सेहरा में ठंडी हवा का झोंका आ गया हो। लेकिन राकेश को ये सब बर्दाश्त नहीं था। उसे मेरी मेहनत से कोई सरोकार नहीं था। उसे सिर्फ पैसे से मतलब था, चाहे वो जैसे भी आए। वो अक्सर मुझसे पैसे छीन लिया करता और अगर मैं मना करती तो मार पीट करता। कई बार मैंने सोचा कि उसे छोड़ दूं, लेकिन फिर अनन्या का ख्याल आ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि वो बिना बाप के बड़ी हो। हालांकि हकीकत ये थी कि बाप होते हुए भी वो अनाथों जैसी जिंदगी गुजार रही थी। एक दिन शाम को मैं हमेशा की तरह काम से थकी हारी घर लौटी। मेरे हाथ कांप रहे थे, शरीर दर्द से टूट रहा था। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर का नज़ारा देखकर मेरे कदम वहीं रुक गए। अनन्या तैयार खड़ी थी। उसने सुंदर कपड़े पहने हुए थे, बाल बनाए हुए थे और चेहरे पर हल्की सी घबराहट थी। उसके पास राकेश खड़ा था, जो उसे जल्दी करने को कह रहा था। मेरे दिल में अजीब सा डर जाग उठा। मैंने हैरानी से पूछा, ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? राकेश ने मुझे घूरा, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। तुम्हें इससे क्या मतलब? अपना काम करो और चुप रहो। मैंने आगे बढ़कर अनन्या का हाथ पकड़ा। नहीं, मुझे मतलब है, ये मेरी बेटी है। कहाँ ले जा रहे हो इसे? राकेश ने झुल्लाकर कहा, एक बड़ा ठेकेदार है, उसके घर काम करने जा रही है। 2 घंटे का काम है और अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सुनकर मेरा दिल जैसे रुक गया। कौन सा ठेकेदार? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। राकेश ने नजर चुराई। तुम नहीं जानती उसे, बस पैसे अच्छे देगा। लेकिन मैं जानती थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वही ठेकेदार, वही बदकार आदमी जिसकी नजरें हमेशा मुझ पर गड़ी रहती थी, जिसकी बातों में गंदगी छुपी हुई थी, जिससे मैं हमेशा बचकर रहती थी। मैंने फौरन अनन्या को अपनी तरफ खींच लिया। नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं जाएगी। राकेश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पागल हो गई हो क्या? हमें पैसों की जरूरत है। मैं चीखी, ऐसे पैसे नहीं चाहिए मुझे। मैं जानती हूँ वो आदमी कैसा है। राकेश ने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी। बहुत बोलने लगी हो तुम, छोड़ो इसका हाथ। मैंने मजबूती से अनन्या को पकड़ लिया। मैं नहीं जाने दूंगी इसे। अनन्या डर के मारे मुझे देख रही थी। मम्मी क्या हुआ? मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया।
कुछ नहीं बेटा, तुम कहीं नहीं जा रही। राकेश ने गुस्से में आकर मुझे जोर से धक्का दिया। मेरा संतुलन बिगड़ गया और मेरा सिर जोर से साइड टेबल के कोने से टकरा गया। एक तेज दर्द मेरे सिर में दौड़ गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जमीन पर गिर पड़ी। आखिरी चीख जो मैंने देखी वो अनन्या का डरा हुआ चेहरा था और राकेश का सर्द बेरहम अंदाज। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो कमरा सुनसान था। मेरा सिर बुरी तरह दर्द कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और इधर उधर देखा। अनन्या, कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल डूब गया। वो जा चुके थे। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो कमरा सुनसान था। मेरा सिर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और इधर उधर देखा। अनन्या, कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल डूब गया। वो जा चुके थे। मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागी, नंगे पांव, बिना कुछ सोचे। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मेरी बेटी खतरे में है। मैं उसे ठेकेदार के घर की तरफ दौड़ी। रास्ते में लोगों की आवाज़ें, गाड़ियों का शोर, सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। मेरी सांस फूल रही थी, लेकिन मैं रुकी नहीं। आखिर मैं उसके घर पहुंच गई। बड़ा सा दरवाज़ा, ऊंची दीवारें और अंदर खामोशी। मैंने दरवाज़ा जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। दरवाज़ा खोलो, मेरी बेटी कहाँ है? पर कोई जवाब नहीं आया। मैं चीखती रही, रोती रही, दरवाज़ा पीटती रही। कोई है, भगवान के लिए दरवाज़ा खोलो। मेरा दिल घबरा रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है या शायद हो चुका है। मैंने पूरी ताकत से शोर मचाना शुरू कर दिया। तभी अचानक अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई चीज़ जोर से गिरी हो। और फिर एक चीख, ऐसी चीख जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। मेरे हाथ रुक गए, सांस थम गई। ये अनन्या की आवाज़ थी। मेरे होश उड़ गए। अनन्या! मैं पागलों की तरह दरवाज़ा पीटने लगी और उसी लम्हे कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ जमा होने वाले हर इंसान के होश उड़ गए। मेरी चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। मेरे हाथ दरवाजे पर लगातार पड़ रहे थे, जैसे मैं लकड़ी नहीं बल्कि अपने नसीब को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अंदर से आने वाली वो चीख मेरे दिल को चीर गई थी। मैं जानती थी कि मेरी बेटी खतरे में है। चंद लम्हों में आसपास के लोग जमा होने शुरू हो गए। किसी ने पूछा, क्या हुआ बहन, क्यों शोर मचा रही हो? मैंने रोते हुए बोली, मेरी बेटी अंदर है, भगवान के लिए दरवाज़ा तोड़ दो। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कुछ को यकीन नहीं आ रहा था, कुछ डर रहे थे। वो ठेकेदार इलाके में बड़ा प्रभावशाली माना जाता था। उसके खिलाफ खड़ा होना आसान काम नहीं था। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने आगे बढ़कर कहा, अगर बच्ची अंदर है तो दरवाज़ा तोड़ना ही पड़ेगा। 2-3 युवा आगे बढ़े और दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करने लगे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर सेकंड सदियों जैसा लग रहा था। अंदर से अब खामोशी थी, वो खामोशी जो चीख से भी ज़्यादा खौफनाक होती है। आखिरकार एक जोरदार धक्के से दरवाज़ा टूट गया। दरवाज़ा खुलते ही सब लोग अंदर की तरफ दौड़े और मैं भी लड़खड़ाते कदमों से अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा था। कीमती फर्नीचर, खूबसूरत सजावट, लेकिन माहौल में एक घुटन सी थी, जैसे दीवारें खुद चीख रही हों। अनन्या! मैंने जोर से पुकारा, पर कोई जवाब नहीं आया। हम सब कमरों की तरफ दौड़े। एक दरवाज़ा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने दरवाज़ा धीरे से खोला और जो नज़ारा मैंने देखा उसने मेरे कदमों तले ज़मीन खींच ली। कमरे के अंदर हर चीज़ बिखरी हुई थी। कुर्सी उल्टी पड़ी थी, मेज पर चीज़ें गिरी हुई थी,
जैसे किसी ने जोरदार संघर्ष किया हो। लेकिन वहां अनन्या नहीं थी, न राकेश और न ही वो ठेकेदार। सिर्फ जमीन पर एक दुपट्टा पड़ा था, मेरी बेटी का दुपट्टा। मैं दौड़कर उसके पास गई, उसे उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मेरी सांस रुक रही थी। हे भगवान, मेरी बच्ची को बचा ले। लोग भी परेशान हो गए। यहाँ तो कोई नहीं है, कहाँ गए सब? अचानक एक युवक ने आवाज दी, इधर आओ, यहाँ कुछ है। हम सब उसकी तरफ दौड़े। कमरे के कोने में एक छोटा सा दरवाजा था, जो शायद स्टोर रूम या बेसमेंट की तरफ जाता था। दरवाजा अंदर से बंद था। मेरा दिल जोर से धड़का। यही है वो, मुझे यकीन है। युवकों ने जोर लगाकर दरवाजा तोड़ा। जैसे ही दरवाजा खुला, नीचे आने वाली सीढ़ियां नजर आई। अंधेरा और नीचे से हल्की आवाजें। मैं बिना सोचे समझे सीढ़ियां उतरने लगी। पीछे कुछ लोग भी आ रहे थे। हर कदम के साथ मेरा डर बढ़ रहा था। जैसे ही हम नीचे पहुंचे, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। एक कमरा था और उसके अंदर राकेश जमीन पर पड़ा था। उसके सिर से खून बह रहा था और उसके सामने वो ठेकेदार खड़ा था। लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ दो और आदमी भी थे और अनन्या एक कोने में सहम कर बैठी रो रही थी। मम्मी, जैसे ही उसने मुझे देखा, वो चीख कर मेरी तरफ भागी। मैंने उसे मजबूती से गले लगा लिया। बेटा, मैं आ गई हूँ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। लेकिन उसी लम्हे एक अजीब बात हुई। वो ठेकेदार हमें देखकर घबराया नहीं, बल्कि वो मुस्कुरा दिया, एक बहुत खौफनाक मुस्कान। आखिर तुम आ गई, उसने आहिस्ता से कहा। मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं चीखी। वो हंसा। अब तो बहुत देर हो चुकी है। मेरा दिल डूब गया। क्या मतलब? मैंने लरजती आवाज में पूछा। उसने राकेश की तरफ इशारा किया। तुम्हारे पति ने खुद अपनी बेटी का सौदा किया है। पैसों के लिए मेरी दुनिया रुक गई। मैंने राकेश की तरफ देखा। वो नीम बेहोश था, लेकिन उसकी आंखों में कोई शर्मिंदगी नहीं थी, सिर्फ लालच। झूठ बोल रहा है ये, मैं चीखी। लेकिन अनन्या ने रोते हुए मेरा हाथ पकड़ा। मम्मी, पापा ने खुद मुझे इनके हवाले किया था। मैंने मना किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। मेरे दिल के टुकड़े हो गए। ये वो लम्हा था जब एक माँ के अंदर की हर चीज टूट जाती है। मैंने राकेश को देखा और पहली बार मुझे उससे नफरत महसूस हुई, गहरी नफरत। उसी दौरान ऊपर से लोगों की आवाजें आने लगी, पुलिस को बुला लिया है। ये सुनते ही ठेकेदार के चेहरे का रंग बदल गया। चलो यहाँ से, उसने अपने आदमियों को कहा। वो लोग भागने लगे, लेकिन जाते जाते उसने मेरी तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने मेरे खून को जमा दिया। ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम नहीं जानती कि तुम किससे टकरा गई हो। वो लोग पिछले दरवाजे से फरार हो गए। मैंने अनन्या को सीने से लगा लिया। पुलिस आ गई। लोगों ने सब कुछ बताया। राकेश को भी उठाया गया। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया था, क्योंकि उस ठेकेदार की आंखों में जो भरोसा था, वो इस बात की निशानी थी कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू हुई थी। और मुझे नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए किस हद तक जाना पड़ेगा। उस रात के बाद मेरी जिंदगी पहले जैसी कभी नहीं रही। मैंने अनन्या को अपने सीने से लगाकर पूरी रात जागते गुजारी। वो डर के मारे बार बार चौंक कर उठ जाती और हर बार मैं उसे तसल्ली देती कि अब सब ठीक है। लेकिन हकीकत ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। सुबह होते ही पुलिस ने राकेश को हिरासत में लिया। मोहल्ले वाले भी हमारे साथ थे। सबको उस ठेकेदार की हकीकत का अंदाजा हो चुका था,
लेकिन मेरे दिल में अजीब सा खौफ बैठा हुआ था। वो आदमी आम नहीं था। उसकी बातों में एक अजीब सा घमंड था, जैसे वो उसे यकीन हो रहा कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। 2 दिन गुजर गए। अनन्या ने स्कूल जाना छोड़ दिया। वो खामोश रहने लगी। उसकी आंखों की चमक जैसे कहीं खो गई थी। मैं उसे देखती तो मेरा दिल टूट जाता। मैं खुद को दोषी समझने लगी थी। अगर मैं उस दिन समय पर ना पहुंचती तो शायद मेरी बेटी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाती। तीसरे दिन पुलिस ने मुझे थाने बुलाया। मैं अनन्या को पड़ोसन के पास छोड़कर थाने गई। वहां जाकर मुझे एक कमरे में बिठा दिया गया। थोड़ी देर बाद एक अधिकारी आया। उसके चेहरे पर गंभीरता थी। प्रिया जी, हमें आपसे जरूरी बात करनी है। मेरा दिल धड़कने लगा। जी क्या हुआ? उसने एक फाइल मेरे सामने रखी। जिस ठेकेदार के खिलाफ आपने शिकायत की है, उसका नाम सुनील है। मैं चौंक गई। जी, वो बोला, ये कोई आम आदमी नहीं है। उसके संबंध बहुत ऊपर तक हैं। कई बार उसके खिलाफ केस बने, लेकिन हर बार वो बच निकला। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तो अब क्या होगा? अधिकारी ने गहरी सांस ली। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। मैं हर हद तक जाऊंगी आपकी बेटी के लिए, मैंने फौरन कहा। उसने मेरी तरफ गौर से देखा। क्या आप अदालत में गवाही देंगी? मैं एक पल के लिए खामोश हो गई। मेरे मन में वो खौफ चेहरा घूम गया। उसकी धमकी याद आ गई। ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन फिर मैंने अनन्या का चेहरा याद किया। मैंने मजबूती से कहा, हाँ, मैं गवाही दूंगी। अधिकारी ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन एक और बात है। मेरा दिल फिर धड़कने लगा। क्या? उसने आहिस्ता से कहा, आपके पति ने पूछताछ में एक और बात बताई है। मेरा दिल जैसे रुक गया। क्या? अधिकारी ने फाइल खोली। उसने कहा है कि ये पहला मौका नहीं था। मेरे कानों में गूंज होने लगी। क्या मतलब? अधिकारी की आवाज भारी पड़ गई। वो पहले भी आपकी बेटी को उस आदमी के पास ले जा चुका है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। नहीं, ये झूठ है, मैं चीखी। हमने आपकी बेटी से भी बात की है, अधिकारी ने आहिस्ता से कहा। वो डर की वजह से पहले कुछ नहीं बोली। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मेरी बेटी मेरे दिल पर जैसी किसी ने खंजर मार दिया हो। मैं फौरन घर की तरफ दौड़ी। दरवाजा खोलते ही मैंने अनन्या को देखा। वो एक कोने में बैठी थी, खामोश, जैसे किसी के गहरे सदमे में हो। मैं उसके पास गई, उसके सामने बैठ गई। अनन्या, मुझे सच बताओ। वो खामोश रही। मैंने उसके हाथ पकड़े। बेटा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मम्मी, उसकी आवाज कांप रही थी। मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन पापा ने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वो आपको मार देंगे। मेरा दिल टूट गया। वो मुझे पहले भी वहां लेकर गए थे। वो रोते हुए बोली, मैं बहुत डरी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने उसे गले लगा लिया। हम दोनों फूट फूट कर रोने लगे। उस लम्हे मेरे अंदर कुछ बदल गया। वो कमजोर मजबूत प्रिया मर चुकी थी। अब सिर्फ एक माँ बाकी थी, जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। उसी रात अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। मैं चौंक गई। कौन है? बाहर से एक आवाज आई, दरवाजा खोलो, पुलिस है। मैंने फौरन दरवाजा खोला। 2 पुलिस वाले अंदर आए। आपको फौरन हमारे साथ चलना होगा। मेरा दिल डूब गया। क्या हुआ? उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर कहा, वो ठेकेदार सुनील। मेरी सांस रुक गई। वो मर चुका है। मेरी आंखें फैल गई। क्या किसी ने उसे कत्ल कर दिया है? और अधिकारी ने रुककर कहा कि मरने से पहले उसने एक नाम लिया है। मेरा दिल जोर से धड़का। किसका? अधिकारी ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, प्रिया।
मेरे कदम लड़खड़ा गए। मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर पर थी। अधिकारी ने गंभीरता से कहा, हमें मालूम है, लेकिन मामला बहुत पेचीदा हो चुका है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये सब क्या हो रहा था? वो आदमी मर चुका था, लेकिन जाते जाते मुझे इसमें घसीट गया था। क्या ये उसकी आखिरी चाल थी या इसके पीछे कोई और भी था? मैंने अनन्या की तरफ देखा। वो डरी हुई थी। मैंने उसका हाथ मजबूती से थामा। अब ये सिर्फ इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, ये एक जंग थी, और मुझे नहीं मालूम था कि इस जंग में अगला वार कौन करेगा। मेरी दुनिया एक बार फिर हिल चुकी थी। वो आदमी सुनील मर चुका था और मरते मरते मेरा नाम ले गया था। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं था, ये एक जाल था, एक ऐसा जाल जिसने मुझे फंसाने की पूरी कोशिश की जा रही थी। पुलिस मुझे थाने में ले गई। अनन्या को मैंने पड़ोसन के पास छोड़ दिया, लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में जो डर देखा, वो मेरे दिल को चीर गया। थाने में मुझे एक कमरे में बिठाया गया। कुछ देर बाद वही अधिकारी अंदर आया। प्रिया जी, हमें सच जानना है, मैंने थके हुए लहजे में कहा। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अपनी बेटी के साथ घर पर थी। उसने गंभीरता से कहा, हमें मालूम है, लेकिन मरने से पहले सुनील ने आपका नाम लिया है, और जो मामले को पेचीदा बना रहा है। मेरा दिल धड़कने लगा। कैसे सबूत? उसने फाइल खोली और एक तस्वीर मेरे सामने रखी। वो तस्वीर मेरी थी। मैं चौंक गई। ये कहाँ से मिली? अधिकारी ने कहा, उसके कमरे से। और सिर्फ यही नहीं, उसके पास आपकी कई तस्वीरें थी। मेरे हाथ कांपने लगे। वो मुझे काफी समय से देख रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से कहा। अधिकारी ने सिर हिलाया। और हमें ये भी शक है कि वो अकेला नहीं था। मेरी आंखें फैल गई। क्या मतलब? उसके पीछे एक पूरा नेटवर्क है, अधिकारी ने आहिस्ता से कहा, और उस नेटवर्क में कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जिनका नाम लेना भी आसान नहीं। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। तो ये सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं था, ये एक गहरा अंधेरा जाल था। लेकिन उसने मेरा नाम क्यों लिया? मैंने पूछा। अधिकारी ने गहरी नजर से मुझे देखा। ये तो वो आपको फंसाना चाहता था, या फिर किसी ने उसे आपका नाम लेने पर मजबूर किया। कमरे में खामोशी छा गई। मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। आखिर कौन हो सकता है जो मुझे इस जाल में घसीटना चाहता हो? मैंने फौरन पूछा। अधिकारी ने कहा, वो अस्पताल में है, उसकी हालत बेहतर है। मैंने कहा, मुझे उससे मिलना है। कुछ देर बाद मैं अस्पताल पहुंची। राकेश बेड पर लेटा हुआ था। उसके सिर पर पट्टी बंधी थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा डर आ गया। मैं उसके करीब गई। सच बताओ राकेश, मेरी आवाज में अब कमजोरी नहीं थी। ये सब क्या है? वो खामोश रहा। मैंने सख्ती से कहा, अगर तुमने आज सच नहीं बताया तो मैं खुद तुम्हें कानून के हवाले कर दूंगी। वो घबरा गया। मैं मजबूर था, उसने हकलाते हुए कहा। किसने मजबूर किया? उसकी आंखों में आंसू आ गए। सुनील अकेला नहीं था, उसके पीछे बड़े लोग हैं। उन्होंने मुझे पैसे दिए और धमकी भी दी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। और मेरा नाम उसने मेरा नाम क्यों लिया? राकेश ने नजरें झुका ली। वो चाहते थे कि अगर कभी मामला खुले तो इल्जाम तुम पर आए, ताकि वो सब सच बताएं। मेरे हाथ मुट्ठियों में बंध गए। ये सब एक साजिश थी, एक घिनौनी शैतानी साजिश। उन्होंने मेरी बेटी को निशाना बनाया, मेरे पति को इस्तेमाल किया, और अब मुझे कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो ये भूल गए थे कि एक माँ जब जागती है तो वो हर हद पार कर जाती है। मैंने फौरन पुलिस को सब कुछ बता दिया। अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की। कई छापे मारे गए। कुछ दिनों में वो लोग भी पकड़े गए जो उस नेटवर्क का हिस्सा थे। ये एक बहुत बड़ा घोटाला निकला। कई प्रभावशाली लोग उसमें शामिल थे। मीडिया पर खबरें चलने लगी
मासूम बच्चियों का शोषण करने वाले गिरोह बेनकाब। एक माँ की हिम्मत ने दरिंदों को बेनकाब कर दिया। अदालत में केस चला, मैंने गवाही दी, अनन्या ने भी हिम्मत दिखाई और आखिरकार फैसला आ गया। तमाम अपराधियों को सख्त सजाएं सुनाई गई। राकेश को भी सजा मिली। जब जज ने उसे सजा सुनाई तो उसने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई हैसियत नहीं थी। वो मेरे लिए मर चुका था। कुछ महीने बाद हम एक नए घर में शिफ्ट हो गए। छोटा सा घर, लेकिन सुकून था। अनन्या धीरे धीरे सामान्य हो रही थी। वो दोबारा स्कूल जाने लगी थी। उसकी आंखों में वही चमक वापस आ रही थी। एक दिन वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, मम्मी, मैं अभी भी डॉक्टर बनूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। मैंने उसे गले लगा लिया। हाँ बेटा, अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। मैंने आसमान की तरफ देखा। अंधेरा खत्म हो चुका था, लेकिन इस कहानी ने मुझे एक बात सिखा दी थी कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक माँ की हिम्मत के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकता। दोस्तों, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो की सूचनाएं आपको मिलती रहें। पूरी कहानी पढ़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।